नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट पांचवा सॉल्व करने वाले हैं TGT के लिए। और ये प्रैक्टिस सेट जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की मैगजीन का है। और दोस्तों, इन्होंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। अब जो भी स्टूडेंट इस प्रैक्टिस बुक से सॉल्व किए होंगे वो जानते होंगे, और जो नहीं किए हैं सॉल्व वो हमारे वीडियो को देख के अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लें। और उनको एग्जाम में इससे बहुत हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन का कलेक्शन इनका बहुत ही अच्छा है। तो जो भी स्टूडेंट टीजीटी टीजीटी नागरिक शास्त्र के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वो अपना प्रैक्टिस सेट इससे देख के सॉल्व कर लें। और दोस्तों, ये लास्ट पार्ट होगा टीजीटी के लिए, ये लास्ट पार्ट होगा। और इससे पहले दोस्तों 4 पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधे प्रैक्टिस सेट पे। ये देखिए दोस्तों, प्रशिक्षित स्नातक के लिए नागरिक शास्त्र का ये प्रैक्टिस सेट पांचवा है। इसके बाद पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मैं स्टार्ट करूंगा। इसके बाद पीजीटी का 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा, और ये आज आपका 5 टीजीटी के लिए खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्य शक्ति निहित है। आपको बताना है कि अनुच्छेद 53 जो है उसके तहत संघ की जो कार्यकारी शक्ति होती है किस में निहित होती है। तो आप सबको पता होगा कि भारतीय जो संविधान के अकॉर्डिंग जो है, वो जो कार्यकारी शक्ति होती है संघ की, वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और अगर देखेंगे इसका वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वास्तविक प्रधान होता है मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति में निहित होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है। तो आपको बताना है कि जो भारत में संघीय व्यवस्था है वो किस राज्य, हम अब दोस्तों आपको पता हो कि राजनीति विज्ञान में जो राज्य का अर्थ निकाला जाता है वो देश से निकाला जाता है, कंट्री से निकाला जाता है। तो चलते हैं। आपको बताना है कि जो संघीय व्यवस्था है वो किसके निकट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के, कनाडा के, स्विट्जरलैंड के, या फ्रांस के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के। और आर्टिकल 1 में कहा गया कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ बताया गया भारत को। और ये कनाडा की जो संघीय व्यवस्था है उसके अधिक नज़दीक है। अमेरिका में दोस्तों जो संघीय व्यवस्था है वो दूसरे तरह की व्यवस्था, वहाँ पे भारत में जो संघीय व्यवस्था है वहाँ पे केंद्र को ज़्यादा पावर दिया गया है, और अमेरिका में वहाँ के जो स्टेट हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार उल्लिखित हैं। आपको बता दें कि दोस्तों कि आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारत की संविधान के आत्मा भी कहा है। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, और आर्टिकल 32 इसी से संबंधित है। इसको आप याद कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। अगर दोस्तों इसमें किसी आर्टिकल का जिक्र नहीं रहेगा, तो अगर पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तब आप इसका राइट आंसर प्रस्तावना को मारेंगे। लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर का जिक्र आ गया, या आर्टिकल 32 का जिक्र आ गया, तो आप मारेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मारेंगे। लेकिन अगर सिर्फ प्रश्न में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो आप उसका राइट आंसर प्रस्तावना को टिक करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान का गठन प्रस्तावित किया गया था। कि दोस्तों ये मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, और अगर आपने अभी तक इससे पहले के चारों प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उसको आप देख लीजिए, आपका तैयारी और बेहतर हो जाएगा अगर आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में उसका आपको लाभ मिलेगा। तो
दोस्तों भारतीय संविधान का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन हुआ था। और जो कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 1946 को। ये भी आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में लोकायुक्त की संख्या को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन कौन था? आपको बताना है कि भारत में लोकायुक्त स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एन इंडियन पिलीग्रम, पिलीग्रम एक आत्मकथा है जो संबंधित है। तो इसको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सुभाष चंद्र बोस बोस की ये एन इंडियन पिलीग्रम एक आत्मकथा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम है। तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम है दोस्तों, ये आपको पता हो कि इस इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है इसको भी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। ये सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने इसको लिखा था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। तो ये भी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, सॉल्व करा चुका हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो 4 वीडियो है और 2 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा। 2 आवर में आपका चारों वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार आप थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको एक बार जरूर देख लें, आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी आर अम्बेडकर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? तो आपको बताना है विकेंद्रित। देखिए दोस्तों, एक होता है केंद्रीकरण होता है। तो केंद्रीकरण में जो पावर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा होता है, या जो शक्ति का वो एक जगह केंद्रीकरण होता है शक्ति का। और जो विकेंद्रीकरण होता है वो शक्तियाँ कई स्तरों में बटी हुई होती हैं। तो विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो विकेंद्रीकरण का जो मतलब ग्राम पंचायत जो आया है वो विकेंद्रीकरण के तहत ही लाया गया है, लोकतंत्र को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए और शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए ही ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पंडित रमाबाई को किस कारण पंडित की उपाधि दी गई है? ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। तो संस्कृत का विद्वान होने के कारण। निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अब दोस्तों आप लोग महात्मा गांधी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में उसको एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि महात्मा गांधी से प्रश्न पूछा ही जाना है, तो आप उसको गलती मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है जबकि प्रश्न उसे बदलने का है। यह कथन कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक से उद्धृत है? ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि जो दार्शनिक जितने भी दार्शनिक हैं, दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है जबकि प्रश्न उसे बदलने का है। ये कार्ल मार्क्स का कथन है। और आप इसको एक बार अच्छे से देख लिया, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट ही दे देगा और पूछ लेगा कि ये कथन किसका है और 4 ऑप्शन देगा तो बहुत से स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए आप अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो एक प्रश्न के साथ आपके कई प्रश्न तैयार हो जाते हैं। और किन्हीं प्रश्नों में अगर आपके थोड़े बहुत कन्फ्यूजन होते हैं तो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाता है। तो चलते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो थीसिस ऑन फाइबास। ये जो पुस्तक है थीसिस ऑन फायरबास, इसी में कार्ल मार्क्स ने ये स्टेटमेंट दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मार्क्स 2 व्यक्तियों से प्रभावित था, वे थे। तो वो 2 व्यक्ति थे, हीगल और फेयर
बैक्स, इन दोनों व्यक्तियों से कार्ल मार्क्स बहुत ज़्यादा प्रभावित था। निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ग। तो दोस्तों मार्क्स का मानना था कि जो वर्ग का है, जैसे वो बोलता कि जो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम वो दो वर्गों में विभाजित है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ग है, एक गरीब मजदूर वर्ग है। और वो जो सत्ता संघर्ष का जो कारण मानता था उसको वर्ग को ही मानता था, कि जो गरीब और अमीर के बीच में जो वो है मतलब खाई है, वो वर्ग के कारण ही बढ़ती जा रही है, तो वो वर्ग को ही इन सबका प्रमुख जिम्मेदार मानता था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आईएमपी लिख दे रहा हूँ, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स जो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक माना जाता है। निम्न में से यह किसने कहा था कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना अधिक श्रेष्ठ है? एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है। ये कथन किसने कहा था? तो ये बहुत ही क्रांतिकारी कथन है, और ये कथन कहा था जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिस राजनीतिक अवधारणा ने सर्वप्रथम राजनीतिक शास्त्र में राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया था वह था, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इससे इस तरह से भी रिलेटेड क्वेश्चन इससे पहले के प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो में मैं करा चुका हूँ। तो मैकियावेली से कई क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे करा चुका हूँ, तो आप सब पिछला वीडियो जरूर देखिए। और मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का अग्रदूत माना जाता है, और मैकियावेली ने ही सर्वप्रथम राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, देखिए दोस्तों मैं कथन सीधे पढ़ दे रहा हूँ। रूसो के अनुसार एक चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु है, और समान भावनाएं जीवन को मूल्य देती हैं। तो आपको इसको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है, कि ए और आर दोनों सही है, कि ए आर दोनों सही लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। अब इसको बताना है कि रूसो के अनुसार एक चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु है, ये रूसो का स्टेटमेंट है, सही है। समान भावनाएं जीवन को मूल्य देती है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यह विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राजभक्ति की भावना की पुष्टि होती है? तो यह कथन दोस्तों आपको बताना है किसमें है। तो यह कथन है माओ का। माओ का ऐसा मानना था कि युद्ध हितकर होता है और इससे देश प्रेम और राजभक्ति की भावना पुष्ट होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉब्स। हॉब्स जो है, हॉब्स को अरस्तु का मतलब विरोधी या कह लीजिए आलोचना करने वाला माना जाता है, और हॉब्स जो है अरस्तु के विचारों को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वितरणात्मक न्याय का अग्रज प्रतिपादक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। समान इच्छा से अभिप्राय है। तो समान इच्छा से अभिप्राय है, आपको बताना है कि जो समान इच्छा होती है उसका अभिप्राय क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक इच्छा। हाब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विधि विविध हितों का संबंध करता माना है। इसमें वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वेपर का है, कि हाब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का संबंध करता माना है। इसमें वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। तो यह कथन है वेबर कथन है।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने स्वीकार किया कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है जॉन लॉक का। तो दोस्तों मैंने अपने हर वीडियो में बताया कि आप जितने भी स्टेटमेंट है उसको मुश्किल से 1 या 2 पेज में ये 5 प्रैक्टिस सेट के जितने स्टेटमेंट सब आ जाएंगे। आप पूरा स्टेटमेंट लिखिए, उसके सामने उसका स्टेटमेंट देने वाले का नाम लिख लीजिए। उससे आपको एग्जाम में जाने से पहले आप रिवाइज कर लेंगे तो स्टेटमेंट से 3-4 क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसको आसानी से हल कर लेंगे और आपका सही आंसर करके आएंगे एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक है? तो आपको बताना प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक है न्याय से संबंधित शीर्षक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित चिंतकों में से कौन असमानता का वर्णन करता है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन असमानता का वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु जो है असमानता का, सॉरी ये क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है? तो असमानता का समर्थन करने वाले विचारक हैं अरस्तु। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय उदारवाद। जो जितने भी उदारवादी हैं वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, क्योंकि जो राज्य है वो कहीं ना कहीं व्यक्तियों पे कुछ प्रतिबंध भी लगाता है। और जो उदारवादी होते हैं वो व्यक्तियों को पूरा फ्रीडम देने के पक्ष में होते हैं, तो इसी वजह से वो राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। समाजवाद के अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। समाजवाद यहाँ पे होना चाहिए से, समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यह कथन निम्न में से किसका है? तो आपको बताना है कि यह कथन किसका है। तो यह कथन है बर्नार्ड शॉ का। यह कथन है कि जो समाजवाद है वो आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। एक राज्य को अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वो कहलाता है। तो यह कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, कल्याणकारी राज्य कहलाता है। तो कल्याणकारी राज्य वो होता है जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे। निम्न में से कौन हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यक्तिवादी। अभी मैंने आपको इससे पहले जब एक्सप्लेन करा था क्वेश्चन नंबर 30 या 31 रहा होगा, 31 रहा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि जो व्यक्तिवादी होते हैं वो व्यक्ति के फ्रीडम में यकीन रखते हैं। वो व्यक्ति पे किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं होते हैं। तो वो चाहते हैं कि राज्य हस्तक्षेप की नीति अपनाए। तो हस्तक्षेप की नीति में विश्वास कौन करता है? तो व्यक्तिवादी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्पतंत्र का ये भी, इसको आप देख लीजिएगा, अल्पतंत्र का लॉ नियम लिख लीजिए, उसके आगे लिख लीजिए मिशेल्स लिख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है? क्वेश्चन नंबर 34, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है। अब देखिए संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य एकीकरण होता है। और जो संघात्मक व्यवस्था होती है, जैसे कि संसदीय व्यवस्था भारत में है, तो यहाँ पे देखेंगे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य एकीकरण होता है। आप देखेंगे कि संसद से ही मतलब कार्यपालिका चुनी जाती है। और जो संघात्मक व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का पृथक्करण होता है, जो कि अमेरिका में होता है। तो आप इसको देख लीजिए कि इसका राइट आंसर होगा व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण होता है, जैसा कि भारत में आप देख सकते हैं। और व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य जो पृथक्करण होता है वो आप अमेरिका में देख सकते हैं। और अमेरिका में कैसी व्यवस्था है? संघात्मक व्यवस्था है। तो इस तरह इसको भी आप समझ लीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण। किसने कहा था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? तो ये कथन था
गिलक्राइस्ट का कथन था ये। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पे है, वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र देश है। क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सीधे किसी भी इशू पे वहाँ पे जनमत संग्रह हो जाता है, और जनमत संग्रह के द्वारा ही वहाँ पे डिसीजन ले लिया जाता है बहुत से मामलों में। तो जो जनमत संग्रह होता है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है, और ये स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। संसदात्मक और अध्यात्मात्मक प्रणाली में भेद करने का मूल आधार है। तो चलते हैं ऑप्शन पे, देखते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव की पद्धति, ये मूल आधार नहीं हो सकता है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, ये भी मूल आधार नहीं हो सकता है। विधि निर्माण एवं वित्त में कांग्रेस की सर्वोच्चता, ये भी मूल आधार नहीं हो सकता है। विधायिका एवं कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध, अभी मैंने आपको दोस्तों इससे पहले बताया था कि जो संसदीय प्रणाली होती है वहाँ पे कार्यपालिका कार्यपालिका और विधायिका, विधायिका में क्या होता है, वहाँ पे एकीकरण होता है जैसा कि भारत में है। और जो संघात्मक अध्यात्मात्मक प्रणाली होती है, या उसको जिसे भारत में अमेरिका में जैसे जो अध्यात्मात्मक भी है और संघात्मक जो व्यवस्था वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका में अलगाव की स्थिति रहती है। वहाँ पे कार्यपालिका पूरी तरह से अलग होती है और विधायिका भी पूरी तरह से अलग होती है। लेकिन भारत में क्या है कि जो भी कार्यपालिका में है वो विधायिका के ही मेंबर रहते हैं, तो विधायिका से ही कार्यपालिका चुनी जाती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो संघीय व्यवस्था भारत में है, अध्यात्मात्मक प्रणाली अमेरिका में है। तो विधायक एवं कार्यपालिका में पारस्परिक संबंध के आधार पर ही संसदात्मक और अध्यात्मात्मक प्रणाली में भेद किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसको कानून के समादेश सिद्धांत का उन्नायक कहा जाता है? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या है। तो कानून के समादेश का सिद्धांत का उन्नायक जो है वो जॉन ऑस्टिन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोंदा ने किया। और ये मैं कल इस पे एक वीडियो बनाया था, मैंने पिछले जो प्रैक्टिस सेट में वीडियो बनाया था उस पर मैंने बताया था ये। तो अगर जो लोग पूरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिलने वाला है एग्जाम में। क्योंकि एक अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको वो आपके लॉन्ग मेमोरी में चला जाएगा, और अगर वो एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से उसको सही कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए पहला ऑप्शन है कि सुख एवं दुख गणक, उसको बेंथम बेंथम उसके आगे दिया, ये सही है। और यहाँ पे बहुल मतदान का निषेध है, ये मिल दिया हुआ है। तो ये जेएस मिल दिया हुआ है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें सही सुमेलित, ये सही सुमेलित नहीं है। ये निषेध, यहाँ पे ये निषेध लिखा हुआ है। और जो जेएस मिल था ये बहुल मतदान का समर्थक था, और मिल ही था कि जो महिलाओं को भी मतदान के देने के पक्षधर था। तो बाकी सब सही सुमेलित है। सूक्ष्म दुख गणक बेंथम सही है। सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल, ये भी सही है। आप इसको देखिए, यहाँ पे अगर पूछ लेगा कि सकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध है और नीचे चार ऑप्शन देगा तो आप उसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए इस जितने भी ऑप्शन सबको ध्यान से देखिए। सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल सही है। दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो, ये भी सही है। सूक्ष्म दुख गणक बेंथम सही है। और बहुल मतदान का निषेध, ये निषेध नहीं रहेगा, ये तब ये सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन लॉक।
सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है? तो संप्रभुता के एकत्व के विरोध के रूप में बहुलवाद को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रत्येक राज्य उन अधिकारियों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। यह उक्ति किसकी है? तो आपको बताना है कि यह कथन किसका है। तो यह कथन है जॉन लॉस्की का कथन है कि प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉर्ड एक्टन कथन है। सामाजिक संविदा के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किया गया है। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है रॉल्स ने पुनर्जीवित किया है। चलते हैं अगले प्रश्न 46 पे। लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से संश्लेषण है। आपको बताना है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो आवश्यक रूप से किसका संश्लेषण? तो ये उदारवाद और समाजवाद का मिला जुला रूप होता है जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। राज्य के ऐतिहासिक विकास का कौन सा क्रम सही है? तो राज्य के ऐतिहासिक विकास का कौन सा क्रम सही है? तो ये इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ कि पूर्वी राज्य। देखिए पूर्वी राज्य, इसका ऑप्शन नंबर सी से पूर्वी राज्य, फिर रोमन साम्राज्य, फिर सामंती साम्राज्य, फिर राष्ट्र राज्य आया। ये राष्ट्र राज्य बाद में आया था। उससे पहले सामंती व्यवस्था थी, फिर उससे पहले रोमन साम्राज्य था, फिर पूर्वी राज्य था। किस राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बोधा ने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है। यह है, आप बताना कि पोलिस जो है वो कौन से भाषा का शब्द है। तो आपको पता हो कि जो राजनीति है वो पॉलिटिक्स से हुई है और पॉलिटिक्स जो है पोलिस से ली गई है। पोलिस से ली गई है और पोलिस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। निम्न में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है? तो सिटीजन एंड चर्चमैन में कल्याणकारी राज्य के वेलफेयर स्टेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया है। कौन पावर प्लांट नामक पावर एलीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ग्रंथ का लेखक है? तो आपको बताना है कि पावर एलीट जो है वो सी राइड मिल्स ने लिखा है। तो पावर एलीट के जो लेखक हैं वो सी राइड मिल्स हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं। तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं हेराल्ड लास्की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53। सार्वजनिक कल्याण विधेयक का ध्येय होना चाहिए। सार्वजनिक कल्याण विधेयक का ध्येय होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर डी बेंथम का कथन है। ये ऑप्शन नंबर डी बेंथम का यह कथन है। हीगल द्वारा द्वंद्वात्मक विधि दी। तो हीगल द्वारा द्वंद्वात्मक विधि दी गई थी किसके लिए? कि प्रतिवाद की समस्या सुलझाने के लिए द्वंद्वात्मक विधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 55। द सिटी ऑफ गॉड के लेखक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इससे अक्सर क्वेश्चन आया है। तो द सिटी ऑफ गॉड के लेखक हैं मार्टिन लूथर। मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के अंग नहीं है? तो मनु के अनुसार राज्य के अंग नहीं है। देखिए राजा अंग है, आमत्य है, कोष है और पुरोहित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्राचीन लेखकों में किसे लोग भारत का मैकियावेली कहते हैं? तो भारत का मैकियावेली आपको पता होगा कि कौटिल्य को माना जाता है। गांधी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया है? तो इजी क्वेश्चन है ये। गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। निम्न में कौन भारत में निर्वाचन सुधार से संबंध नहीं है? तो आपको बताना है यहाँ पे कुछ कमीशन समितियों के नाम दिए हैं, आपको बताना है कि कौन भारत में निर्वाचन सुधार से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन बोहरा समिति। ये जो है ये राजनीति में अपराध और राजनीति के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए बनाया गया था। जो एन बोहरा समिति है ये राजनीति में अपराध, में लिख दे रहा हूँ, राजनीति में अपराध और इनके बीच जो साठगांठ होती है उसको जानने के लिए इस कमीशन का गठन किया, इस समिति का गठन किया गया था। तो और जो बाकी सब हैं वो चुनाव आयोग निर्वाचन सुधारों से संबंधित हैं। ये सब निर्वाचन सुधार संबंधित हैं। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये सब निर्वाचन में सुधारों से संबंधित समितियां हैं, और एन बोहरा समिति उससे संबंधित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सरकार राज्य का अविभक्त रूप है, यह व्यक्ति के समान उद्देश्य की पूर्ति करता है, यह कथन है। तो यह कथन है, यह मतलब सीले तथा लीलाग जैसे विद्वानों का मानना था कि जो सरकार है वो राज्य का अव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के समान उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राज्य का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपको मैंने बताया था, इससे पहले वीडियो में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राज्य का सर्वप्रथम वर्गीकरण अरस्तु ने किया था। निम्न में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? तो अब इसको आप ऑप्शन से भी चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपको इसमें नहीं पता है तब भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए, न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, प्रेस स्वतंत्र होता है, सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है, सार्वजनिक राय आप प्रकट कर सकते हैं, प्रेस स्वतंत्र होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, और न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति। तो न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होती है, तो इसका न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप निम्न में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया है? तो आपको बताना है कि गांधी जी ने सबसे पहले किसमें अपना भूख हड़ताल किया था, हथियार में उसको, मतलब भूख हड़ताल को एज ए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल में गांधी जी ने किया था। तो चलते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये दोस्तों ये जो हुआ था ये 1980 में ये हुआ था, और इससे पहले गांधी जी सत्याग्रह कर चुके थे 1917 में। तो अगर प्रथम सत्याग्रह आएगा तो आप 1917 मारिएगा, और वो भी चंपारण जिले में जो नील की खेती वाला मामला था, तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध वो था 1917 में वो था, और 1918 में पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आ गया होगा, और आपने पूरे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके एग्जाम में आप जाएंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो पूरा वीडियो के देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और मिलते हैं फिर एग्ज़ाम के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।